बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू गाइस? माय नेम इज़ हिदायतुल्लाह और आप देख रहे हैं हसन ऑनलाइन एजुकेशन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। हमने इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट किया है, जिसमें से हमने 3 लेक्चर को ऑलरेडी कवर किया है। और आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है वो NMR के हवाले से है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के हवाले से है। आज हम NMR की प्रिंसिपल्स और साथ साथ इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा वो NMR के हवाले से है। NMR को हम PMR भी बोलते हैं। PMR मीन्स protons magnetic resonance. NMR nuclear magnetic resonance और proton magnetic resonance, NMR को हम PMR भी बोलते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करते हैं, डिफिनीशन भी करते हैं NMR की, और देन इसके प्रिंसिपल्स को हम स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल NMR हमारे पास क्या है? NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। NMR का एब्रिविएशन क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एंड इट इज आल्सो नोन एज द PMR। जैसा कि हमने पढ़ा है कि NMR को हम PMR भी बोलते हैं, लाइक प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसकी डिफिनेशन को देखते हैं कि NMR की डिफिनेशन क्या है और ये क्या चीज है NMR। देखिए, फर्स्ट डिफिनेशन में इट इज द spectroscopic technique and is used to observe the local magnetic field around the atomic nuclei। ये किस चीज के लिए यूज हो रहा है? NMR हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? To observe the local magnetic field around the atomic nuclei। एटॉमिक न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द जो लोकल मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम स्टडी करने के लिए NMR को यूज करते हैं। एंड इट इज बेस्ड और इट इज यूज्ड upon the absorption of electromagnetic radiation। और ये किस चीज की बेस पर है? एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बेस पर ये NMR काम करता है। एंड द रेडियो फ्रीक्वेंसी, और ये कौन सी रीजन में काम करता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में, जो कि 4 to 900 मेगाहर्ट्ज बाय द न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम। NMR में हमने क्या पढ़ा है? NMR में हमने पढ़ा है कि इसको हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? टू ऑब्जर्व द लोकल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियाई। एटॉमिक न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द जो लोकल मैग्नेटिक फील्ड है, इसको स्टडी करने के लिए हम NMR को यूज करते हैं। NMR और PMR को यूज करते हैं। NMR और PMR दोनों सेम चीज है। और ये कौन सी रीजन में होती है? ये रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये रेडियो वेव रीजन में होती है, जो कि 4 से लेकर 900 मेगाहर्ट्ज में जो है इसको लेते हैं। और NMR की जो स्टडी हम करते हैं या इसकी जो वैल्यू हम लेते हैं वो मेगाहर्ट्ज में लेते हैं। अब हम इसकी प्रिंसिपल को देखते हैं कि इसकी प्रिंसिपल क्या है। लेकिन प्रिंसिपल्स को स्टार्ट करने से पहले हम केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ते हैं कि केमिकल शिफ्ट एक्चुअली है क्या चीज NMR में जो हम स्टडी करते हैं। देखिए, केमिकल शिफ्ट, the difference in the absorption position of a particular proton from the absorption of position of the reference proton known as chemical shift। ये क्या चीज है chemical shift? It is a difference between and the absorption position of a particular proton from the absorption position of the reference proton known as a chemical shift। chemical shift हम किस चीज को कहते हैं? हम बोलते हैं कि इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन पोजीशन एंड द रेफरेंस प्रोटॉन। दैट टाइप ऑफ डिफरेंस इज नोन एज केमिकल शिफ्ट। फॉर एग्जांपल, देखिए हमारे पास ये TMS है। TMS मींस टेट्रामिथाइल साइलेन। टेट्रामिथाइल साइलेन। TMS हमारे पास टेट्रामिथाइल साइलेन है और यह हमें शिफ्ट देता है या पीक दे देता है किस चीज पर?
एट 0 ppm पर, यह हमारे पास 0 ppm पर शिफ्ट दे देता है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, CH3 CH2 Cl है हमारे पास। यहां पर आगे जाके हम प्रिंसिपल में स्टडी करेंगे। देखिए इसने हमें शिफ्ट दिया है कि कहां से, 0 से लेकर 7 तक, C3 CH2 Cl, इसकी शिफ्ट यहां तक है। अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, यहां पर क्या है हमारे पास, ये मिथाइलिन प्रोटॉन है और ये क्या है, ये मिथाइल प्रोटॉन है। सो इसकी जो इफेक्ट है ये ज्यादा होगी, बिकॉज here is the electron with driving group such as more electronegative क्लोरीन यहां पर अटैच है। so that's why देखें लोकल क्लोरीन जब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब इसके साथ अटैच हो तो ये क्या देता है, इट हैज 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन। लाइक देखिए हमने देखा है कि इसमें मिथाइलिन प्रोटॉन है और साथ साथ दूसरा जो है वो मिथाइल प्रोटॉन है। It has 2 types of proton, methylene protons and methyl protons. As जब मिथाइलिन ग्रुप्स किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ अटैच हों, then it has a withdrawing electron density. Like as methylene group has electronegative chlorine which withdraw electron density from that proton and cause the proton to be de-shielded. फिर ये क्या करता है, प्रोटॉन को डीशील्डेड करता है, वेयर द प्रोटॉन इज मिथाइल ग्रुप और शील्डेड, जो कि हमारे पास दूसरा जो हमारे पास ग्रुप अटैच है वो मिथाइल ग्रुप है और इसमें से जो प्रोटॉन है वो शील्डेड प्रोटॉन है। दस मिथाइल प्रोटॉन्स हैव हाई इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड देन मिथाइलिन प्रोटॉन। सो इसी की वजह से कि मिथाइलिन प्रोटॉन जो हमारे पास है वो डीशील्डेड है और मिथाइल प्रोटॉन जो है वो हमारे पास शील्डेड है। सो दैट्स व्हाई the methyl protons have high induced magnetic field, और इसी की वजह से जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप्स हैं इसके जो प्रोटॉन्स हैं वो हाई इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रखता है। The extent of shielding depends on the density of the electronic clouds around the nucleus, which depends on the electronegativity of the group attached to the nucleus of interest. When the group is high electronegative, the electron density is withdrawn away from the nucleus and shielding decreases. So proton is deshielded, which appears in the down field or lower field strength region. The down field is on the left side of the spectrum, while shielded protons appears on the right side of the spectrum, which is called as upfield region. सो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो डीशील्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो डीशील्डेड प्रोटॉन्स हैं वो हमारे पास जाहिर हो रहे हैं कौन सी साइड पर, ऑन द डाउन फील्ड और द लोअर फील्ड रीजन्स। द डाउन फील्ड आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम व्हाइल शील्डेड प्रोटॉन्स अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम व्हिच इज कॉल्ड एज अपफील्ड रीजन। सो देखें यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास हमने पढ़ा है कि हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है और मिथाइल ग्रुप के जो प्रोटॉन्स है वो शील्डेड प्रोटॉन्स हैं और ये जो प्रोटॉन्स हैं ये जो हमारे पास डीशील्डेड है। किस वजह से? बिकॉज यहाँ पर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम्स अटैच हैं which withdraw the electronic density. So that's why this proton is deshielded and this proton is shielded. So अगर हम इसकी रीजन में बात करें कि इसको हम ग्राफ या स्पेक्ट्रम में किस तरह जाहिर करते हैं, तो जो हमारे पास शील्डेड प्रोटॉन्स हैं और हमारे पास कौन सी साइड पे जाहिर होंगे, और हमारे पास राइट साइड पे जो है वो अपीयर होंगे, और जो डीशील्डेड प्रोटॉन है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो है वो अपीयर होंगे। अब हम इसकी प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ एनएमआर क्या है, एनएमआर की प्रिंसिपल क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, एनएमआर आरपीएमआर। एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, आरपीएमआर प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। वी आर मेनली कंसर्न विद द केमिकल शिफ्ट वैल्यूज ऑफ वेरियस प्रोटॉन। हम किस चीज के साथ कंसर्न है, हमने अभी अभी केमिकल शिफ्ट को पढ़ा है कि केमिकल शिफ्ट क्या है।
जैसे कि हमने देखा कि टेट्रामिथाइल सेलेन जो है वो हमें पीक दे देता है एट 0 ppm पर, ये हमें 0 ppm पर देता है। और जो हमारे पास 3C2Cl ग्रुप है ये हमें पीक दे देता है 0 से लेकर 7 तक। ये इसके बीच में जो है वो हमारा हमें केमिकल शिफ्ट दे देता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इसी बेस पर है कि NMR और PMR वी आर मेनली कंसर्न विद द केमिकल शिफ्ट वैल्यूज। इसमें हम ज्यादातर किस चीज से कंसर्न होंगे? केमिकल शिफ्ट के जो वैल्यूज हैं इसके साथ हम कंसर्न होंगे। देखें फॉर एग्जांपल हमें बेंजीन जो शिफ्ट दे देता है, बेंजीन हमारे पास शिफ्ट दे देता है 7 to 10, इनके बीच में हमें वैल्यूज दे देता है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है NMR की? सो द नंबर ऑफ सिग्नल्स आर पीक्स। सिग्नल्स और पीक का मतलब क्या है? ये देखें, ये हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 पीक्स हैं और यहाँ पर हमारे पास 4 पीक्स हैं। अब ये क्या है? देखें, नंबर्स ऑफ सिग्नल्स आर पीक्स इन द NMR स्पेक्ट्रम। ये NMR स्पेक्ट्रम, ये एक्चुअली हमारे पास क्या है? NMR स्पेक्ट्रम है, इसमें जितनी भी नंबर ऑफ पीक्स हैं और सिग्नल्स हैं of a different proton corresponds to the number of different types of protons in the molecule। ये किस चीज के साथ कंसर्न होंगे? ये कंसर्न होंगे टू द डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टू द मॉलिक्यूल्स। सो देखिए यहां पर हमारे पास क्या है? ये 1 नंबर है और ये हमारे पास 2 नंबर है। तो 1 नंबर पर हमारे पास क्या है? यहां पर 2 प्रोटॉन्स हैं। जब 2 प्रोटॉन्स है तो हमें शिफ्ट पीक्स देगा या सिग्नल देगा, 3 सिग्नल देगा या 3 पीक्स देंगे। और जो हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर में 3 प्रोटॉन्स हैं तो ये हमें 4 सिग्नल्स या 4 पीक्स देता है। अब आगे देखिए कि ये 4 पीक्स क्यों आते हैं और ये 2 पीक्स क्यों आते हैं, 3 पीक्स क्यों आते हैं। तो देखिए द पोजीशन ऑफ ईच सिग्नल गिव्स information about the structural environment of protons। और ये जो पीक्स हमें दे रहा है, ये पीक्स हैं, फॉर एग्जांपल ये पीक्स हैं, ये पीक्स हैं, ये पीक्स हैं, ये भी पीक्स हैं। ये हमें इंफॉर्मेशन दे देता है किस चीज के बारे में? अबाउट द स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन देता है किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चरल एनवायरनमेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। सो देखिए नेक्स्ट प्रिंसिपल, the splitting pattern of each signal gives us the number of protons on the neighboring carbon. The number of peaks into which a signal is split is one more than the number of hydrogen। यहाँ पर क्या है? one more than। so देखिए यहाँ पर हमारे पास इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2 प्रोटॉन्स है, मींस के 2 हाइड्रोजन है, मींस के 2 प्रोटॉन्स है। तो यह हमें पीक देगा 3। क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो नीबरिंग कार्बन के साथ जितनी भी हाइड्रोजन अटैच होंगे वो हमें पीक्स देगा वन मोर देन इट्स नंबर। यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो अपने 2 हाइड्रोजन इसका नंबर है, मतलब है कि 2 नंबर है। तो 2 नंबर से ये 1 नंबर ज्यादा पीक्स देगा, मतलब है कि ये हमें 3 पीक्स देंगे। देखिए यहाँ पर इस एग्जांपल में देखिए ये हमारे पास C2 है जो कि इसने यहाँ पर पीक्स दिए हैं, 3 पीक्स हमें दे दिए हैं। तो ये नेक्स्ट प्रिंसिपल है। सो देखिए हाइड्रोजन और प्रोटॉन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द नीबरिंग कार्बन एटम्स, जो कि डायरेक्टली अटैच हो किस चीज के साथ? नीबरिंग कार्बन एटम्स के साथ जो अटैच हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखिए, मिनी न्यूक्लियाई have span and all nuclei are electrically charged, or if an external magnetic field is applied on the energy ट्रांसफर इज पॉसिबल बिटवीन, किस चीज के बारे बिटवीन में ट्रांसफर पॉसिबल होगा? बिटवीन द बेस एनर्जी टू द हायर एनर्जी लेवल। सो इसी का मतलब क्या है कि जब हम इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई कर लेते हैं सो इसके नतीजे में हमारे पास जो लोअर मैग्नेटिक फील्ड है या लोअर जो एनर्जी लेवल है ये एक्साइड होगा किस चीज में? जब एक्साइड होगा तो हायर एनर्जी लेवल में जाता है। सो इसी प्रिंसिपल का मतलब यह है कि हम मीनी न्यूक्लियाई है स्पेन एंड ऑल न्यूक्लियाई आर इलेक्ट्रिकली चार्ज, के जितनी भी हमारे पास केमिकली कंपाउंड्स है
इसकी न्यूक्लियाई जो हमारे पास है वो स्पिनिंग मोशन करता है एंड ऑल न्यूक्लियाई आर द इलेक्ट्रिकली चार्ज, और जितनी भी न्यूक्लियाई है या न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है। इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब हम इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, देन एनर्जी ट्रांसफर इज पॉसिबल। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाता है, एनर्जी ट्रांसफर जो है वो पॉसिबल हो जाता है। किस चीज के बीच में, बेस एनर्जी टू द हायर एनर्जी लेवल। सो बेस एनर्जी का मतलब क्या है और हायर एनर्जी का एनर्जी लेवल का मतलब क्या है। सो देखिए, जब हमारे पास एक कंपाउंड है ग्राउंड स्टेट में है, इस पर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लेते हैं, सो इसकी वजह से इसकी एनर्जी हाई हो जाती है, तो वो ग्राउंड स्टेट से जंप कर जाता है किस चीज में, एक्साइटेड स्टेट में। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दैट एनर्जी ट्रांसफर as possible between the base energy and to the higher energy level. So then the electrons are goes to the excited level from the ground state. So next principle इसकी देखते हैं कि next principle क्या बोलते हैं इसका। So the energy transfer takes place at the wavelength that corresponds to a radio frequencies, and when a spin returns to its base level, energy is emitted in the same frequencies. So पहले प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने देखा है कि मिनी न्यूक्लियाई have a spin at all nuclei are electrically charged, कि सारे न्यूक्लियाई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज है। जब हम इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, then the energy level is higher, then it goes to the higher energy level, फिर ये हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं द एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस, जब ये एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है एट द वेवलेंथ दैट करस्पॉन्ड्स टू द रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये एनर्जी ट्रांसफर जो है ये किस चीज की भी के साथ करस्पॉन्डिंग होगा। यहां पर हमने लेकर है कि इस पर हम क्या करते हैं, इस एनएमआर को हम मैग्नेटिक स्टडी करते हैं, कौन से रीजन में, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में हम इसको स्टडी करते हैं। सो देखिए, जबकि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ जो करस्पॉन्ड्स है, एंड व्हेन अ स्पिन रिटर्न्स टू इट्स बेस लेवल, जब यही स्पिन या यही इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं, मतलब ये कि ग्राउंड स्टेट पर आ जाते हैं, देन इट विल इमिट द एनर्जी एट द सेम फ्रीक्वेंसी। तो फिर ये क्या कर जाते हैं, ये एनर्जी को इमिट कर देते हैं ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। जितनी फ्रीक्वेंसी से उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था from goes to ground state to excited state, then when it goes downward to that de-excitation means कि it downward towards the ground state, so it will emit the frequencies, the energy of the same frequencies. So this is all about the principles एंड डिफिनीशंस, और इसमें हमने केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ा है कि केमिकल शिफ्ट क्या है। सो नेक्स्ट हम जो है वो इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में स्टडी। अब हम नेक्स्ट इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को पढ़ेंगे कि इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, किस तरह होती है। पर ये हमारे पास एनएमआर की जो है ये इंस्ट्रूमेंटेशन है। सो ये इसका सिंपल जो है डायग्राम है इंस्ट्रूमेंटेशन की, देखें ये। सो इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर सैंपल ट्यूब्स लगाए हैं, और इसके साथ साथ ये मैग्नेट्स है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो हम एक्सटर्नल से अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर साथ साथ ये डिटेक्टर लगाया है, और यहाँ पर आरएफ ट्रांसमीटर। आरएफ ट्रांसमीटर मींस रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर, और यहाँ पर जो हमारे पास प्रिंटर है, या जिसको हम जो है मतलब है कि कंप्यूटर रीड आउट सिस्टम भी बोलते हैं। सो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम सैंपल लेते हैं, हमारे पास ये सैंपल ट्यूब्स हैं, सैंपल ट्यूब्स में हम सैंपल लेते हैं, और यहाँ से हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पर अप्लाई करते हैं। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पर हम अप्लाई करते हैं, तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या क्रिएट होगा, ये स्पिनिंग मोशन क्रिएट होगा। लेकिन ये स्पिनिंग मोशन जो है ये इलेक्ट्रॉन को जो है ग्राउंड स्टेट से लेकर एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाते हैं, और यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ से हम इस पर रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर हमारे पास डिटेक्टर लगा हुआ है, ये यहाँ से डिटेक्टर के साथ अटैच है, और यहाँ से ये मीन्स ये
एक्साइटेड स्टेट भी इसके साथ अटैच है डिटेक्टर के साथ, और यहाँ पर ग्राउंड स्टेट के साथ भी इसके साथ अटैच है डिटेक्टर के साथ। और यहाँ पर हमारे पास जो है डिटेक्टर पर फर्दर रीड आउट सिस्टम के साथ अटैच है या प्रिंटर के साथ अटैच है, जो हमें स्पेक्ट्रा देगा, जो हमें रिजल्ट देगा इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। सो अब हम इसकी एक एक चीज़ की स्टडी करते हैं कि ये सैंपल ट्यूब जो है इसका क्या काम है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है, ये प्रिंटर का क्या काम है, डिटेक्टर किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, और ये क्या चीज़ है, RF ट्रांसमीटर ये क्या चीज़ है। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सैंपल होल्डर्स हैं। हाँ, सैंपल होल्डर्स हमारे पास ये हैं, देखें यहाँ पर। सो इट इज अ ग्लास ट्यूब which is 8.5 centimeter in length while 0.3 centimeter in diameter. So सैंपल होल्डर हमारे पास क्या है, ये एक ग्लास ट्यूब है जो कि 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और साथ साथ 0.3 सेंटीमीटर जो है इन डायमीटर है। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये मैग्नेट है जो यहाँ पर लगा है, ये परमानेंट मैग्नेट है। देखिए ये परमानेंट मैग्नेट पर मैग्नेटिक कंट्रोलर के साथ अटैच है, और मैग्नेटिक कंट्रोलर का काम ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ से अप्लाई हो रहा है तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा या इक्वल अमाउंट में यहाँ पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो छोड़ेगा। सो देखिए परमानेंट मैग्नेट इट प्रोवाइड्स अ होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड एट 60 to 100 मेगाहर्ट्ज। ये होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोवाइड करता है आप 60 to 100 मेगाहर्ट्ज का। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है मैग्नेटिक कॉइल्स हैं, जो हमने यहाँ पर देखी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ले गए। सो यहाँ पर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अप्लाई करते हैं। सो दीज कॉइल इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स व्हेन करंट फ्लोज थ्रू देम। जब इसी मैग्नेटिक फील्ड पर हम करंट पास करते हैं तो करंट के पासेज की वजह से इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस्ड होगा, प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट स्वीप जनरेटर है हमारे पास, और स्वीप जनरेटर का काम क्या है, देखिए ये मैग्नेटिक कंट्रोलर जो हमने देखा है ये हमारे पास क्या है, स्वीप जनरेटर है। सो इसका काम यह है टू प्रोड्यूस एन इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासेज थ्रू द सैंपल। और इसी मैग्नेटिक कंट्रोलर का काम क्या है कि ये इक्वल अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड को पास करेगा, किस चीज पर, सैंपल पर इक्वल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पास करेगा। नेक्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर है, जो यहाँ पर हमने RF ट्रांसमीटर लिखा है शॉर्टकट। सो यहाँ से हम रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, इस सैंपल पर से पास करते हैं। सो इट प्रोड्यूस, रेडियो फ्रीक्वेंसी का काम क्या है, इट प्रोड्यूस अ शार्प पावरफुल पल्स ऑफ रेडियो वेव्स। और ये क्या करता है, ये इसी सैंपल में शार्प वेवलेंथ प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये वेवलेंथ क्या होगा, ये शार्प पावरफुल पल्स की सूरत में ये जो है वेव्स प्रोड्यूस करेगा इसी सैंपल में। सो नेक्स्ट हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर लगा है, जो हमने यहाँ पर क्या लगा है, डिटेक्टर। ये डिटेक्टर क्या चीज है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर है, और इसका काम क्या है, इट डिटेक्ट्स द रेडियो फ्रीक्वेंसी which is emitted is the nuclei relaxum। जब यहाँ पर से हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर से जो हम रेडियो वेव्स जो अप्लाई कर लेते हैं तो ये क्या कर जाता है, इसी सैंपल को एक्साइट कर लेता है, और फिर जब ये डी एक्साइटेड होगा तो फिर ये डिटेक्टर जो है इसको डिटेक्ट करता है। तो देखिए रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर का काम क्या है, इट डिटेक्ट्स द रेडियो फ्रीक्वेंसीज इमिटेड। ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट करता है, कौन सी रेडियो फ्रीक्वेंसी, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो कि डी एक्साइटेशन की सूरत में इमिट होते हैं, इसी फ्रीक्वेंसीज को ये डिटेक्ट करता है। व्हेन द न्यूक्लियाई रिलैक्स टू द लोअर एनर्जी लेवल, जब न्यूक्लियाई रिलैक्स करेगा टू द लोअर एनर्जी लेवल मींस के ग्राउंड सेट पर जब आएगा तो ये कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी जो है वो इमिट करेगा, तो इसी फ्रीक्वेंसीज को इमिट करता है ये डिटेक्टर। नेक्स्ट इसी डिटेक्टर के साथ हमारे पास ये प्रिंटर अटैच है। प्रिंटर एक्चुअली क्या है, इट इज अ रीड आउट सिस्टम, और रीड आउट सिस्टम हमारे पास क्या है, इट इज अ कंप्यूटर दैट एनालाइज द रिकॉर्ड्स ऑफ द डेटा। और इसी का काम क्या है, रीड आउट सिस्टम का काम क्या है कि ये हमें एनालाइज करता है, क्या चीज एनालाइज करता है, डेटा जो हमने यहाँ पर सैंपल से जो है हमने अखज़ कर रहे हैं, इसी डेटा को ये एनालाइज करता है, और ये इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, और यही डेटा एनालाइज होगा इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रा, इन द फॉर्म ऑफ
स्पेक्ट्रा। ये स्पेक्ट्रा की सूरत में हमें रिजल्ट दे देता है या डेटा एनालाइज करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जैसा कि हमने पढ़ा है कि इसको हम पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस व्हाइल पीएमआर मींस प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। सो ये दोनों नाम इसके लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, किया जा सकता है। सो इसके हमने प्रिंसिपल्स को स्टडी किया है और साथ साथ इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को स्टडी किया है कि ये एनएमआर काम किस तरह करता है, वर्क किस तरह करता है। एक दफा फिर देखें इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में, यहाँ पर हमारे पास सैंपल होल्डर है जो कि हम सैंपल ट्यूब्स यहाँ पर रखते हैं। और सैंपल ट्यूब्स में क्या होता है, सैंपल हम किसी कंपाउंड या किसी चीज के मॉलिक्यूल जो है सैंपल हमने यहाँ पर रखना है और यहाँ पर इसके साथ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड्स है, लेकिन हम यहाँ से फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ से रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं इसी सैंपल ट्यूब पर। और यहाँ पर मैग्नेटिक कंट्रोलर का काम क्या है, मैग्नेटिक कंट्रोलर क्या चीज करता है, यहाँ पर हम जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हाई होता है या लोअर होता है। तो मैग्नेटिक कंट्रोलर का काम यही है कि दे पास द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ इक्वली पास द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द सैंपल। और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है फ्रीक्वेंसीज को, मैग्नेटिक फील्ड्स को विच पास थ्रू द सैंपल, जो कि सैंपल पर से पास किए जाते हैं। और यहाँ से रेडियो फ्रीक्वेंसीज हम पास करते हैं। और रेडियो फ्रीक्वेंसीज का काम क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज का एक्चुअली काम क्या है कि इट प्रोड्यूस अ शॉर्ट पावरफुल पल्स ऑफ वेवलेंथ। ये पावरफुल पल्स क्रिएट करता है ऑफ वेवलेंथ। सो यहाँ पर फिर हमारे पास ये डिटेक्टर लगाया है, एक तो ग्राउंड स्टेट के साथ ये अटैच है और दूसरा जो है ये एक्साइटेड स्टेट के साथ अटैच है। जब हम इस पर रेडियो फ्रीक्वेंसीज को अप्लाई करते हैं और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड्स को अप्लाई करते हैं तो देन इन दिस मॉलिक्यूल द इलेक्ट्रॉन्स कैन goes to the excited state, and when these electrons downwards to the ground state, so in the de-excitation it emits some frequencies, radio frequencies, which can be detected by the detectors. And then इसके साथ फिर क्या लगाया है, प्रिंटर्स लगा हुआ है। और प्रिंटर्स का काम क्या है कि ये हमें डेटा एनालाइज करता है। कौन सी डेटा को एनालाइज करता है, यहाँ पर जो हमने सैंपल से जो है डिटेक्ट करना है डेटा, इसी डेटा को ये एनालाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ, किस चीज के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द एनएमआर। सो अगर एनएमआर में कोई किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।